Morning, friends. Hi, Mahesh, Komal, Khushi, Rahul, Falguni, and others. Hope every one of you are doing well. So, friends, before starting with the next session, I would like to revise what we have done in the previous class. So, दोस्तों, we have started with the first chapter of business law, that is an Indian Contract Act. और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है. अंडर दिस सेक्शन 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों को बताया था. दैट आर 3 थिंग्स, दैट इज अ टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड. एवरी एक्ट का सेक्शन 1 will cover these 3 things, that is a title, a commencement and extent. So title, the name of the chapter is Indian Contract Act. The title of this act is Indian Contract Act. Commencement, ये कब से applicable हुआ है? It came in force on 1st September 1872 and it is applicable, that is extends to entire country, that is whole of India. So you have to remember this, it is very important from examination point of view. Section 1 of Indian Contract Act, that is a title, second one is a commencement and third one is an extent. Second चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये act is not exhaustive. The act is not exhaustive का meaning क्या है कि यहाँ ये first एक्ट के अंदर, दैट इज एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सभी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होते. सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट और अ पार्टनरशिप और अदरवाइज रिलेटेड विथ कंपनीज, उन लोगों के लिए अदर एक्ट्स आर एप्लीकेबल. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर आर डिफरेंट एक्ट, then why there is a need for an Indian Contract Act? तो Indian Contract Act कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रोविजंस बताता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए जो फुलफिल होना चाहिए. अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होते तो देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो दूसरे एक्ट को कोर्ट नहीं देखेगा. Just refer to one of the example के if there is a sale and purchase of goods और buyer और seller के बीच में अगर कोई dispute हो जाता है and that dispute goes to the court of law, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं हो रहे. अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, इवेंट में अगर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो देन कोर्ट इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट डिस्प्यूट. इफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड, then only court is going to entertain that case and then the court is going to refer to the provisions of Sale of Goods Act. Otherwise court is going to dismiss the case. Basic principles are nothing but essential elements, which is a crux of this session today, which we are going to study today. तो ये act is not exhaustive का meaning क्या है? Simple कि it is not covering all types of contract. कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विथ सेल एंड परचेज के लिए दूसरे एक्ट से, पार्टनरशिप के लिए देयर इज अ पार्टनरशिप एक्ट एंड सो ऑन. One of the examples which I have given, which perfectly define this, that is act is not exhaustive, is if you are buying a house, the law applicable will be Transfer of Property Act. If you buy a house, so one will be a seller of the house and one will be the purchaser of the house. तो house is a real estate और उस real estate से related which act will be applicable is a Transfer of Property Act. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
अप्लाई होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा, दैट इज कि उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, सेलर एंड परचेजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो कोर्ट पहले ये देखेगा, इफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड, then only court is going to refer to the transfer of property act. While if you are buying a car is a movable asset, तो कार के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल इज अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि कार गुड्स के डेफिनेशन में आता है। हावेवर रियल स्टेट या कोई प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती है, हालांकि वो भी गुड्स ही है, बट दैट गुड्स इज अ इमूवेबल गुड्स। मगर immovable goods are not covered by the sale of goods act, it is covered by other act. For example, over here the property which is an immovable goods is covered by the transfer of property act. तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउस के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कार दैट इज गुड्स, उसके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन ये सभी एक्ट्स के पहले गवर्नमेंट और कोर्ट विल सी टू इट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल सेटिस्फाई होते हैं या नहीं है। नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे वी हैव सीन दैट कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी, that is contract is equal to agreement plus enforceability. Contract has been defined under section 2H. Agreement क्या है, तो there should be an offer, and together with that if there is an acceptance to that particular offer, it will be called as an agreement. But I told you that के सभी types के agreement will not become a contract. There are various kinds of an agreement which we have seen in the previous lecture. There is a domestic agreement, there is a social agreement, there is a commercial agreement. But इस agreement में जो necessary essential elements है, अगर वो satisfy होते हैं तो then only that agreement will be called as a contract. Otherwise that agreement cannot be called as a contract. जैसे अपन ने देखा था कि कार के केस में जो शाह सर वॉज सपोज टू सेल टू मिस्टर राज, तो देर वॉज एन एग्रीमेंट, देर वॉज एन ऑफर, देर वॉज एन एक्सेप्टेंस, इट रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट, एंड एट द सेम टाइम देर वॉज एन एलिमेंट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, दैट मीन्स parties were interested in entering into legal relations, and at the same time there was a consideration, that is an exchange of promise in monetary terms, that is called as a consideration. So these terms were present under that particular agreement, hence that commercial agreement may be called as a contract. However, if you refer to the other agreements, वहां पे consideration का और enforceability का element missing था, इसीलिए वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट को यू कैन नॉट कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट. देन वी हैव रिफर टू के कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी. एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और उस ऑफर और एक्सेप्टेंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू रिफर. Second part which we are going to study today is essentials of a valid contract. जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी इवेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए फर्स्ट देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट है तो उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड, एंड ओनली देन दैट एग्रीमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स वन बाय वन आज वी आर गोइंग टू रिफर. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने को बताएगा कि किस किस टाइप के आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिफर इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स.
Today we are going to start with section 10, that is essentials of a valid contract. Now, what are the essentials of a valid contract? Don't worry, I am going to explain you about each and every one. But summary form में we are going to refer to your screen. कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी है अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलना है? तो फर्स्ट इज अ प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज अ म्यूचुअल कंसेंट, then there is a creation of legal relations, that is nothing but enforceability, then there is a free consent, then there is a competent parties, lawful consideration and lawful object, agreement not declared void, then certainty, and last is a performance must not be impossible. One by one we are going to refer all these important elements. Now the first important element is proper offer and acceptance. कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? अगर वो सबसे पहले बराबर एग्रीमेंट है तो. दैट मीन्स एग्रीमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं है तो देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट? देर इज agreement is nothing but exchange of promise. When one party offers something to the other party and other party give an acceptance to that particular offer, then it is called as an agreement. अगर वो एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से पैदा होता है? तो दैट कम्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट. नाउ सपोज कि इफ आई एक्सप्रेस अ डिजायर, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू मैरी ऐश्वर्या राय, अगर मैं ऐसा कोई ऑफर देता हूं तो वेदर इट विल बी कॉल्ड एज एन ऑफर और इट विल बी कॉल्ड एज अ डिजायर. तो दिस इज नॉट एन ऑफर, इट इज सिंपली अ डिजायर. इवन इफ आई से दैट अगर मैं ऐसा ऑफर देता हूं तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑफर. It is simply my desire कि I wish I could marry Aishwarya Rai. So this cannot be called as an offer. It can simply be called as my wish or my desire. तो agreement बनने के लिए there should be proper offer and together to with that should be an acceptance. Connected to the offer should be an acceptance. तो offer कब वैलिड होगा? अभी मेरे ही पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर मैं ऐश्वर्या राय को बोलता हूं विल यू मैरी मी, तो देन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कैन बी कॉल्ड एज एन ऑफर. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं आई विश आई कुड मैरी ऐश्वर्या राय, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑफर, इट इज सिंपली माई डिजायर. बट इफ आई चेंज माई सेंटेंस एंड आई से दैट विल यू मैरी मी ऐश्वर्या राय, so this will be called as an proper offer, and to that particular offer if acceptance is attached, that means if Aishwarya Rai says yes, then this particular event will be called as an agreement. तो सबसे important part of a contract is there should be proper agreement, proper offer. Connected to that particular offer there should be an agreement. So this is a first essential element of a contract. Second one is intention to create a legal relation. Previous class में मैंने आप लोगों को बताया था कि parties कोई agreement में entered होती है और उस agreement में enter करते वक्त ही अगर उनका intention legal relationship में आने का है तो देन यू कैन कॉल इट कि इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट उसमें है एंड इट मे बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ऑल द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड.
if they don't have an intention to create a legal relation, then it cannot be called as a valid contract. We have referred n number of example in the previous class. One of the example was of a fighting between husband and wife. Husband offer a gold necklace to wife and wife accept a gold necklace. So there the intention was not to enter into a legal relation. Second example में was of a party. One of the person invites the other one to a party. वहाँ पे भी we have seen that कि उनका intention legal relationship में आने का नहीं था. तो there that particular agreement was not a contract. लेकिन third example which we have referred about Shah sir and Mr. Raj. One of the party was selling a car and other party was giving a money. So there was an exchange of promise, that is there was a valid consideration in monetary form. Parties were intended to enter into legal relation. So that particular transaction or event may be called as a contract. So second important element of a valid contract is there should be an intention to create a legal relation. That means what? If I don't perform my promise, I am aware that other party is going to take me to the court of law. And at the same time, other party is also aware that if he doesn't perform his part of promise, he may be taken to the court of law and then he will have to pay the huge compensation. However, आपका इंटेंशन अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है कि प्रॉमिस करने के बाद भी इफ यू डोंट परफॉर्म द प्रॉमिस, सामने वाला पार्टी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और ही कैन नॉट टेक यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पे वी विल रिफर वन ऑफ द केस लॉ विद द हेल्प ऑफ वन मूवी क्लिप एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर intention to create a legal relationship important point है. तो on your screen just refer to that.
माय डियर फ्रेंड्स, ये केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, दैट इज मिस्टर बाल्फर एंड मिसेस बाल्फर, जो समवॉट अपने प्रीवियस क्लास के फर्स्ट एग्जाम्पल को रिजेंबल करता है. दैट वाज वी हैव सीन एग्जाम्पल ऑफ सुनील एंड राधिका, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है. इन द सेम मैनर यहाँ पे मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर. Mr. Balfour was appointed in Ceylon in 1972. The name of Ceylon was changed to Sri Lanka. So at present, it is named as Sri Lanka. So Mr. Balfour was appointed in Sri Lanka, or Mr. Balfour and Mrs. Balfour went to Sri Lanka, and they were very happy to go on a foreign job. After some time on vacation, Mr. Balfour took Mrs. Balfour to England. Mr. Balfour ने Mrs. Balfour को वेकेशन पे इंग्लैंड लेके गया, और later on while returning to श्रीलंका, Mrs. Balfour का हेल्थ डिटोरिएट हो गया, खराब हो गया, and she was suffering from arthritis. That is nothing but a disease related to bones से जो related disease होते हैं, that is called as an arthritis. So she was advised to stay in England itself, and Mr. Balfour was supposed to join the job. तो वो श्रीलंका रिटर्न हो गया, बट इन द मेन टाइम उसने मिसेस बाल्फर को ये प्रॉमिस किया कि वो पर मंथ उसको 30 पाउंड्स देगा टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ. सो इन दिस केस, एट दिस पॉइंट मिस्टर बाल्फर वाज इन श्रीलंका एंड मिसेस बाल्फर वाज इन इंग्लैंड. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन दोनों में रिलेशनशिप वाज शॉर्ट, दैट इज नथिंग बट खराब हो गया रिलेशनशिप उन दोनों के अंदर. एंड द मोमेंट उन दोनों में रिलेशनशिप खराब हो गए, मिस्टर बाल्फर रिफ्यूज टू पे 30 पाउंड्स टू मिसेस बाल्फर. और जैसा रिलेशनशिप इतने खराब हो गए बाद में कि मिसेस बाल्फर इज फाइल अ केस ऑन मिस्टर बाल्फर और एंड डिमांडेड फॉर डिवोर्स. एंड एट द सेम टाइम शी डिमांडेड कि जितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए मिस्टर बाल्फर ने 30 पाउंड्स देने का वादा किया था और जो नहीं दिया, तो वो रिकवर करने का भी अपील कोर्ट में फाइल किया. नाउ हियर वी हैव टू रिफर दैट के व्हेन मिस्टर बाल्फर प्रॉमिसेस मिसेस बाल्फर फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 30 पाउंड्स पर मंथ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे वर हैप्पीली मैरिड. और मिस्टर बाल्फर ने जो मिसेस बाल्फर को 30 पाउंड्स का प्रॉमिस किया था, दैट वाज an agreement or not? तो of course it was an agreement. मिस्टर बाल्फर ने कोई ऑफर दिया 30 पाउंड्स का और मिसेस बाल्फर ने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया. मगर ये एग्रीमेंट किस तरीके का एग्रीमेंट है? वो उसी टाइप का एग्रीमेंट है जो सुनील और राधिका के बीच में था. दैट इज नथिंग बट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट. तो मिसेस बाल्फर ने ये केस कोर्ट में लेके गए, और वहां पे जो मिसेस बाल्फर ने 30 पाउंड्स पर मंथ की रिकवरी का जो अपील डाला था, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया. कोर्ट ने बोला कि दैट एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बिकॉज देयर इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. एंड वो केस को मिस्टर बाल्फर के फेवर में दिया और मिसेस बाल्फर का अपील रिजेक्ट कर दिया. हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवोर्स. वो डिवोर्स का एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्प्यूट विल बी रिलेटेड बाय सम अदर एक्ट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पेमेंट विच मिस्टर बाल्फर प्रॉमिस टू मिसेस बाल्फर. तो यहाँ पे डिसीजन क्या निकला कि मिसेस बाल्फर मिस्टर बाल्फर से 30 पाउंड्स पर मंथ रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस वाज डोमेस्टिक and the agreement was a domestic agreement, hence it could not be recover. और इस केस में कौन जीता? मिस्टर बाल्फर. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज
कि जब पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर्ड होती है तो देयर इंटेंशन शुड बी ऑफ क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशन. दैट मीन दे शुड बी अवेयर दैट कि if they don't perform their part of the promise, other party is entitled to take them to the court of law. If there is no such intention, then that particular agreement cannot be called as a contract. So this is an important part. Next one is third important element of a valid contract is a free consent. Now what is a free consent? Free consent means consensus ad idem. Consensus ad idem का meaning क्या है? When two parties enter into a contract, they should be properly aware with the terms of the contract. यानी offerer अगर कोई terms को specify कर रहा है तो it should be properly understand by the acceptor. अगर उन दोनों में miscommunication है, अगर उन दोनों का माइंड एक ही जगह एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, then that particular consent cannot be called as a free consent. यानी फॉर एग्जाम्पल इफ मैं आपको कुछ ऑफर दे रहा हूं और अगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को यू शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड देन गिव एन एक्सेप्टेंस. अगर मैं उस टर्म्स एंड कंडीशन को मिसस्पेल करता हूं, बराबर तरीके से स्पेसिफाई नहीं करता हूं और मिस कम्युनिकेशन में आप वो पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस दे देते हो तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्री कंसेंट. देयर इट विल बी कॉल्ड एज कंसेंट इज नॉट फ्री. हाउ इट हैज बीन डिफाइंड ऑन योर स्क्रीन. फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Same thing in the same sense. जो मैं बोल रहा हूं वही अगर आप समझ रहे हो, जिस चीज के बारे में बोल रहा हूं वही चीज के बारे में अगर आप समझ रहे हो तो then it can be called as a same thing in the same sense. This can also be understood as identity of mind. Identity का meaning है similarity of mind. Identity of mind in understanding the terms, that is consensus ad idem. Further, such a consent must be free. Consent would be considered as free consent if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Means what? Now here, free consent are divided in two parts. First part is a consent and second part is a free consent. Consent means what? Properly understanding between the offerer and the offeree. जो ऑफरर बोल रहा है और बराबर तरीके से अगर वो ऑफरी उस चीज को समझ रहा है तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आप सामने वाले का एक्सेप्टेंस ले रहे हो तो उस पे आपने किसी भी तरीके का कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये पर्टिकुलर पांचों चीज, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation and mistake, these we are going to cover in the subsequent units. But for time being, यहां पे एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए फ्री कंसेंट का मीनिंग ये है कि आपने किसी भी तरीके का जबरदस्ती किसी को कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर्ड नहीं कर सकते हो. राजी खुशी सामने वाले ने अपना एक्सेप्टेंस देना चाहिए. उसी तरह अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो सामने वाले ऑफरर ने भी अपना ऑफर फ्री कंसेंट से देना चाहिए, यानी उस पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट के साइन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पेपर्स और अदरवाइज आई एम गोइंग टू किल योर डॉटर, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं आपसे एक जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू किल योर डॉटर
इफ यू डोंट साइन दिस पेपर प्रॉपर्टी पेपर्स, तो इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको ऑफर देने के लिए मजबूर कर रहा हूं। तो हियर आप एक कोयर्जन में आके, आप एक जोर जबरदस्ती में आके ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में वी कैन कॉल इट कि कंसेंट फ्री नहीं है। तो फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या है कि देयर शुड बी अ सिमिलैरिटी ऑफ माइंड, दैट इज अ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द बोथ द पार्टीज, एंड दोस कंसेंट शुड बी अ फ्री कंसेंट, यानी पार्टीज के बीच में कोई भी तरीके का जोर जबरदस्ती या कोई भी तरीके का फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट है तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज के वहां पे कंसेंट फ्री नहीं है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हियर फ्री कंसेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज अ सिमिलैरिटी ऑफ माइंड, ऑफरर और एक्सेप्टर के बीच में कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं चाहिए, दे शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड देन दे शुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एंड देन second part is that consent given by either the offerer or consent given by the acceptor should be free. It should not be under any kind of a duress, should not be under kind of a force. In detail we are going to refer in the subsequent unit. Now here just refer the example. A pretend to should be, A pretend to should be if B does not lend him rupees 2000 and B agreed to it. यहाँ पे क्या हो रहा है, A ने B को धमकी दी कि अगर आपने मुझे 2000 रुपए नहीं दिए तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो यहाँ पे A B से 2000 रुपए जोर जबरदस्ती करके ले रहा है। तो whether this agreement can be called as a valid contract, it cannot be called as a valid contract, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी से कंसेंट फ्रीली नहीं ले रहा है बल्कि अंडर फोर्स ले रहा है, अंडर थ्रेटन ले रहा है, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्री कंसेंट। हियर द एग्रीमेंट इज एंटर इनटू अंडर कोएर्जन। कोएर्जन का मीनिंग विल रिफर लेटर ऑन, फॉर द टाइमिंग कोएर्जन का मीनिंग है अंडर एनी थ्रेट, अंडर एनी फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ कोएर्जन, हेंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। वॉइडेबल का भी मीनिंग डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी फॉर द टाइम बीइंग हियर इज व्हाट, कि ए ने बी को थ्रेटन किया, तो बी के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, यानी वो प्रॉमिस करे 2000 रुपए देने का और बाद में उस प्रॉमिस से मुकर जाए तो उसका कोर्ट में कुछ भी नहीं हो सकता है, कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ए ने अपना प्रॉमिस थ्रेटन से लिया है, फोर्स से लिया है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसेंट शुड बी फ्री। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज capable of contracting. A person competent to contract must fulfill all the above three qualifications. इसका मीनिंग ये है कि पार्टीज जो एग्रीमेंट में आती है, जो एग्रीमेंट को वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है, तो उन पार्टीज में ये कैरेक्टर होने चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टर्स? फर्स्ट वन इज ही शुड बी मेजर। Now, who is major in our country? The one who has completed the age of 18 years. यानी अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होना चाहती है तो उन पार्टीज का एज 18 years एंड अबव होना चाहिए। अगर उन पार्टीज का एज इज बिलो 18 तो दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कैन नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। So one of the important element of a valid contract is capacity of the parties. So first one is he should be major. That means he should not be a minor. If you enter into any contract with the minor, any agreement with the minor, it will not be called as a valid contract. यानी अगर I am a major and if I enter into any agreement with a person of a age below 18, so that particular agreement will not be entertained by the court of law. If any dispute arises between that particular agreement, the court will not entertain that. Example,
if I have given 20,000 rupees as a loan to Mr. B and Mr. B is a minor, और Mr. B से मैं एग्रीमेंट साइन करवा के लेता हूं, दैट इज अ प्रोमिसरी नोट, and then Mr. B refuses to pay me rupees 20,000, and if I go to the court of law, court will reject my plea, court will not entertain my request, court will say that कि आपने एग्रीमेंट ऐसे पर्सन से एंटर्ड किया है जो माइनर है, और माइनर के साथ अगर आप कोई भी टाइप का एग्रीमेंट करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, तो उसको बेस पे ही कोर्ट क्या कर देगा, रिजेक्ट. Second important element is a sound mind. First one is a person should be major, that means his age should be either 18 or above 18. Second one is he should be a person of sound mind. Sound mind का meaning क्या है कि जो भी terms ऑफरर एक्सेप्टर को बोल रहा है या जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होना चाहती है, तो उन लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझने की ताकत होना चाहिए. दैट मीन्स ही शुड नॉट बी मैड, पागल नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज ही शुड नॉट बी अ पर्सन हु इज इन द स्टेज ऑफ ड्रंक. आई मीन अगर कोई ड्रंक पर्सन से अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करवाते हो तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे पोजीशन पे साइन किया था जब उसको उसके टर्म्स समझ नहीं रहे थे. तो जो भी पर्सन जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाना चाहते हो, तो ही शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. दैट मीन्स ही शुड हैव अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उसी तरह कोर्ट ने यह भी बोला गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डिलेरियस पोजीशन में, यानी कोई बीमार है, और उससे आप कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेते हो ऐसे पोजीशन पे जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ साउंड माइंड. तो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होती है तो उनको उन टर्म्स को समझने की पोजीशन होनी चाहिए. अगर उन्हें उस टर्म्स समझने की पोजीशन नहीं है तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज साउंडनेस. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस इज he should not be disqualified by the court of law. कोर्ट ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने अगर उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया है, ऑलरेडी बोला गया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड नहीं हो सकता है, और उसके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड करते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. एक सिंपल एग्जांपल है इंसॉल्वेंट. Insolvent is a person with whom you cannot enter into any contract. If you enter into any contract और उसमें dispute होता है तो कोर्ट उसको entertain नहीं करेगा. कोर्ट बोलेगा कि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, इससे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड मत करो, और फिर भी आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड किया है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं आती है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है. वो subsequent chapters में we are going to refer. One of the person जिसको डिस्क्वालीफाई किया is also a foreign enemy. foreign enemy का मीनिंग क्या है कि अगर किसी कंट्री के साथ अपने कंट्री का इंडिया का अगर कोई वॉर चालू है और उस अदर कंट्री के सिटीजन के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो उसको वैलिडिटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पे कोर्ट ने उस सिटीजन को इस प्रोविजन के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया है. तो व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस टू बी रिमेंबर के एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. कैपेसिटी मीन्स ही शुड बी मेजर, ही शुड नॉट बी माइनर, he should be a person of sound mind. That means he should not be insane or unsound. And third one is he should not be disqualified by the court of law. अगर person में ये तीनों कैरेक्टर मौजूद है तो that particular person is entitled to enter into a valid contract. Next important element of a valid contract is a lawful consideration and lawful object. Before moving to this, I want to explain you what is an object. I have already explained you about a consideration. Consideration is nothing but an exchange of promises between both the parties. वो promises monetary value में होना चाहिए, monetary worth में होना चाहिए.
अगर वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है तो दैट पर्टिकुलर कंसिडरेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन. सेकेंड वन इज जो मॉनेटरी कंसिडरेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए. विल सी दैट. यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी पर्पस. जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का बेस लीगल होना चाहिए. अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का बेस इलीगल है तो देन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है. यहां पे एक एग्जांपल देखते. A promises to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void, that is, it is not valid because its object is unlawful. What does it mean? A ने B को प्रॉमिस किया कि वो B के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं करेगा और अगर किया है तो वो विड्रॉ कर लेगा, प्रोवाइडेड बी ने जो भी चोरी किया है माल वो उसको लौटा दे. तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है दैट इज अनलॉफुल बिकॉज उसका बेस अनलॉफुल है. वहां पे डिसीजन लेने का हक कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको सजा देना है या नहीं देना है. आप आपके बीच में डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप मुझे पैसा दे दो और मैं केस विड्रॉ करूंगा आपने जो मेरे यहां से चोरी किया है. तो यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट लीगल, हेंस दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वन मोर एग्जांपल अपन देखते कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वानी मिस का पर्स अपन चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद उसमें जो भी पैसा निकलेगा वो आपस में बांट लेंगे. पूरा प्लान मैं बनाऊंगा, चोरी आप करोगे, यानी आपको पूरे एक्शन परफॉर्म करना है और उसका पूरा प्लान मैं डिजाइन करूंगा. तो ये टू पार्टीज आर इन्वॉल्व. वन ऑफ द पार्टी इज माई सेल्फ हु इज डिजाइनिंग दिस पर्टिकुलर केस. तो यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ द केस इज व्हाट के यहां पे चोरी का ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स इलीगल ऑब्जेक्ट है. मैं बोल रहा हूं कि वानी मिस के घर से पर्स की चोरी करना है और वो चोरी का प्लान पूरा मैं डिजाइन करूंगा, परफॉर्म आप करोगे. तो इस केस में हुआ क्या है कि मैंने पूरा प्लान डिजाइन करके दिया, आपने वो परफॉर्म भी किया, पर्स चोरी करके भी लाया और बाद में आप रिफ्यूज कर देते हो मुझे पैसा देने के लिए. तो क्या इस केस में मैं कोर्ट में जा सकता हूं ये बोलने के लिए कि मैंने पूरा प्लान डिजाइन किया था, इसने चोरी करके लाया और मुझे 50% अमाउंट नहीं दे रहा है, कोर्ट सबसे पहले मुझे अंदर करेगा. बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉज इलीगल. इलीगल था, इसीलिए इस एग्रीमेंट को यू कैन नॉट कॉल एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कि जो पर्पस के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हो वो पर्पस आपका लीगल लॉफुल होना चाहिए. अगर आपका पर्पस लॉफुल नहीं है तो एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड एग्रीमेंट. फर्दर इट सेज दैट कि कंसिडरेशन शुड ऑल्सो बी लॉफुल. दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बिटवीन बोथ द पार्टीज शुड बी लीगल. अगर उन लोगों के बीच में कंसिडरेशन इलीगल है, एग्जाम्पल मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है और मैं उस इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में चोरी का माल बेचता हूं, तो जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं आपसे, मैं कंसिडरेशन इन मॉनेटरी फॉर्म लूंगा, पैसा लूंगा और उसके बदले में मैं आपको चोरी की चीज दूंगा. तो यहाँ पे कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल, यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन पास ऑन हो रहा है. तो हम दोनों के बीच में जो कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रहा है वो लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, हेंस दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर अपने बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट उस डिस्प्यूट को एंटरटेन नहीं करेगा. नाउ रिफर टू दिस, द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय अ कंसिडरेशन. इट इज रिफर्ड टू एज क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, दैट इज
समथिंग इन रिटर्न, ऑफरर अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, इन रिटर्न एक्सेप्टर अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some rights, interests, profit, benefit accruing to one party and some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other party. It means what? कि अगर दो पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होती है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस करेंगे. One party is going to, for example, pay money, and in return to that he is going to get certain rights. जैसे कि अगर we are going to refer the example of Shah sir and Mr. Raj. Shah sir was supposed to get rupees 3 lakh, and in return to that 3 lakh he was supposed to sell his car to Mr. Raj. तो मिस्टर राज को 3 लाख के बदले में कार मिलने वाली थी और शाह सर को कार के बदले में 3 लाख रुपए मिलने वाले थे. Now here a valuable consideration in the sense of law may consist either in some rights, interest, profit or benefit. What does it mean? कि अगर मैं कुछ देता हूं तो उसके बदले में मुझे कोई rights, interest, benefit मिलना चाहिए. For example, अगर मैं एक घर रेंट पे लेता हूं तो लैंडलॉर्ड को रेंट मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम टेनेंट को उस घर में रहने के राइट्स मिल रहे हैं. तो ही इज पेइंग द अमाउंट एंड इन रिटर्न विद दैट ही इज गेटिंग सर्टन राइट्स. तो दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट. दिस इज कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन, एंड इफ दिस कंसिडरेशन इज वैलिड देन इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो इस एग्जाम्पल में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के एग्जाम्पल में लैंडलॉर्ड अपने घर को दे रहा है और टेनेंट उसके बदले में उसे पैसा दे रहा है. दैट इज ही इज गिविंग रेंट फॉर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. यहां पे बोला है एक पार्टी को क्या मिल रहा है? राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट, or some forbearance, detriment or loss or responsibility given. Responsibility given in the sense what? कि अगर मैं आपको कोई rights दे रहा हूं तो उस right के साथ साथ I am also giving you certain responsibility. जैसे tenant is giving rupees, for example 10,000 as a per month rent, and at the same time उस 10,000 के बदले में उस टेनेंट को राइट्स मिल रहे उस प्रॉपर्टी में रिसाइड करने के लिए. तो राइट्स और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? ही हैज टू पे रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. इन द सेम मैनर लैंडलॉर्ड इज रिसीविंग सर्टन प्रॉफिट्स. प्रॉफिट इन द सेंस उसको 10,000 रुपीज मिल रहे एंड एट द सेम टाइम वो अपनी प्रॉपर्टी से जा रहा है. प्रॉपर्टी से जा रहा है इन द सेंस उस प्रॉपर्टी में रहने का हक वो किसी और को दे रहा है. उस हक से वो जा रहा है. ही इज गिविंग दैट राइट टू दैट पर्टिकुलर टेनेंट. तो हियर इफ यू आर रिसीविंग सर्टन बेनिफिट you have to take certain responsibility, or rights and responsibility should be lawful. That means the consideration should be lawful. If that particular consideration is unlawful, then that cannot be called as a valid contract. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैं चोरी का माल बेचता हूँ तो मैं कंसिडरेशन जो दे रहा हूँ वो अनलॉफुल है. उसके बदले में आपसे जो मैं पैसा ले रहा हूँ मे बी लॉफुल, बट द कॉन्ट्रैक्ट between both the parties will not be valid because the exchange of consideration is not true, it's not lawful. So one of the essential element of a valid contract is the consideration should be legal and the object for which you are entering into a contract should also be lawful or legal. One of the example, A agrees to sell his books to B for rupees 100. B promises to pay rupees 100 is the consideration for A's promise to sell his book, and A promise to sell the book is a consideration for B promise to pay rupees 100. Simple meaning क्या है
A will give book to B and in return B is going to give ₹100. So there is an exchange of promise. एक जन बुक देगा और दूसरा पार्टी उस बुक के बदले में ₹100 देगा. तो there is a valid consideration between both the parties. So this agreement can be called as a valid contract. Next one is must not have been expressly declared to be void under the act. एक्ट ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को इलीगल या वॉइड नहीं बोला जाना चाहिए. अगर ऑलरेडी कोर्ट ने बोला है कि ये काम आप करो मत, ऐसे एग्रीमेंट में एंटर्ड मत हो, क्योंकि अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर्ड होते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व योर डिस्प्यूट. अगर डिस्प्यूट होता है तो यानी कोर्ट ने ऐसे कुछ पर्टिकुलर एग्रीमेंट को पहले ही कह चुका है कि ये वॉइड है, इसमें एंटर्ड मत हो. एग्जाम्पल, थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट. डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि किसी के खिलाफ कुछ गलत इंफॉर्मेशन छापना या इंफॉर्मेशन देना, उसको डिफेम करने के लिए. That is called as a defamatory statement. Or entering into an agreement which are opposed to public policy are illegal in nature. Opposed to public policy यानी सोसाइटी के खिलाफ अगर आप कोई भी एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो तो कोर्ट ने बोला है कि हमारे पास बाद में मत आना अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो. Similarly, any agreement in restraint of trade, marriage, legal proceeding are classic example of void agreement. All we are going to refer that later. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोर्ट ने कुछ एग्रीमेंट्स को पहले ही बता दिया है कि ये void है. void का सिंपल मीनिंग है कि इस ऐसे एग्रीमेंट में आप कोर्ट का हेल्प नहीं ले सकते हो अगर उस एग्रीमेंट में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट. तो कोर्ट ने ऐसे कुछ एग्रीमेंट को पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि वॉइड है, इसमें एंटर्ड मत हो. अगर आप एंटर्ड होते हो और डिस्प्यूट होता है तो हम उसका रेमेडी आपको नहीं दे सकते. वन मोर एग्जाम्पल अंडर दिस वी आर गोइंग टू सी दैट के एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट में क्या बोला गया है कि इफ यू आर एंटरिंग इनटू एनी एग्रीमेंट the person should be a major party. That means their age should be either 18 or above 18. तो कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो और अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की एज 18 साल से कम है तो देन इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट. वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस. तो आप अगर कोई एग्रीमेंट में एंटर्ड हो रहे हो तो उसको कोर्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए. तो पहले आपको ये देख लेना है कि आप जो एग्रीमेंट एंटर्ड कर रहे हो कोर्ट ने उसको मना तो नहीं किया है. कोर्ट ने अगर मना किया है तो आप एंटर्ड नहीं कर सकते. अगर फिर भी आप करते हो तो दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो इफ द एग्रीमेंट इज इलीगल और वॉइड, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन सच इवेंट. One more example they have covered, a supari contract for unlawful recovery of money or smuggling agreement is unlawful hence unenforceable. A supari contract. supari contract का meaning क्या है कि आप किसी को पैसा देके कुछ काम निकलवाते हो, किसी को पैसा देके किसी का मर्डर करवाते हो, किसी को पैसा देके किसी का घर खाली करवाते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सुपारी एग्रीमेंट. तो अगर आप ऐसे एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो और अगर उसमें डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा. जस्ट इमेजिन कि मैंने किसी गुंडा पार्टी को 10 लाख रुपए दिए और बोला कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वेकेंट करवाओ और ये 10 लाख रुपया लो. सामने वाले गुंडे ने आपसे 10 लाख रुपए लिए और उसका काम परफॉर्म नहीं किया, उसने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया. और अब अगर आप कोर्ट में जाते हो वो 10 लाख रुपीज रिकवर करने के लिए तो कोर्ट उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को एंटरटेन करेगा. तो आंसर इज नो, क्योंकि आपको कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि आप ऐसे वॉइड या इलीगल काम नहीं कर सकते हो. अगर करते हो तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी रेमेडी अवेलेबल करवा के नहीं देंगे. Now, terms of the contract are certain. One of the other important element of the valid contract is
टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफरर डिफाइन करेगा दे शुड बी सर्टन, सर्टन मीन्स इट शुड बी क्लियर एंड शुड नॉट बी वेग, यानी उस टर्म्स के डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रकार के एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। अगर वहां पे अनसर्टेनिटी है, वहां पे एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एन एग्जांपल दे हैव गिवन? Anil who deals in different qualities of oil. Anil ऑयल में डील करता है वेरियस क्वालिटीज, डिफरेंट ग्रेड्स, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑयल विद डिफरेंट रेट्स। एग्रीज टू सेल सुनील 100 टन्स ऑफ ऑयल। अनिल ने सुनील को बोला कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन there is nothing whatsoever to show what kind of oil was intended. यहां पे अनिल ने ये नहीं बताया कि वो किस ग्रेड ऑफ ऑयल की बात कर रहा है, और सुनील ने बिना समझे उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, एंटर्ड कर लिया। तो क्या इस एग्रीमेंट को आप वैलिड बोलेंगे? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट क्लियर। इट शुड बी प्रॉपरली स्पेसिफाइड बाय अनिल। अनिल ने क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि ए ग्रेड ऑफ ऑयल ₹100 मैं आपको सेल करूंगा, क्या आप इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करते हो? तो यहां पे ग्रेड ऑफ ऑयल वॉज प्रॉपरली स्पेसिफाइड, रेट वॉज प्रॉपरली स्पेसिफाइड, टर्म्स वेर क्लियर्ड, एंड देन अदर पार्टी एंटर्ड इनटू दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर टर्म्स क्लियर नहीं है और सामने वाला पार्टी उस एग्रीमेंट में एंटर्ड हो जाता है, तो देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आई एम डीलिंग इन हॉर्सेस, मेरे पास डिफरेंट हॉर्सेस है अलग अलग कलर के, और मैं आपको बोलता हूं कि आई वांट टू सेल माय हॉर्स फॉर ₹1 लाख, विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट कि मैं विच कलर ऑफ कौन से कलर के हॉर्स की बात कर रहा हूं, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाते हैं बिना पूछे मैं व्हाइट कलर हॉर्स के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर आप एंटर्ड करते हो ये समझ के कि मैं ब्लैक कलर हॉर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। However, if the person deals in only one type of an goods, then there is no need for him to clarify. जैसे कि if I talk about petrol, तो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो you never ask that पेट्रोल वाला के अलग अलग रेट्स बताओ, अलग अलग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बताओ, क्योंकि वहां पे उसे वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज डीलिंग इन ओनली वन टाइप ऑफ पेट्रोल। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस इफ अ पर्सन is dealing in only one type of goods, he doesn't have to specify the details about that. However, if the person is dealing in variety of types of goods, then there is a need to specify about the details. He should give the details about the goods which he is supposed to sell to the other party. Other party should properly understand those terms and then he should enter into the contract. यही चीज we have covered under the consent also, mutual consent. वहां पे क्या बोला है? Consensus ad idem, that means clarity. So there has to be a clarity, there has to be a certainty. If the terms of the contract are vague, then it cannot be called as valid contract. If I tell to the other party that I want to sell my mobile phone at whatever rate you feel fine, you give it to me. जो भी रेट आपको सही लगेगा उस मोबाइल फोन का आप मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे you have not specified the terms clearly, तो it cannot be called as a valid contract. Next important element of a valid contract is capable of being performed, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने लायक होना चाहिए, यानी इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर्ड होते हो और जो आपको पता है कि वो परफॉर्म होने वाला नहीं है, तो देन दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि यू पे मी ₹20 लाख एंड मैं चांद तारे उतार के लाता हूं नीचे से, एंड विद इन अ वीक मैं आपको 10 तारे और एक चांद लाके दे दूंगा और आप मुझे 20 लाख रुपए दीजिए। तो you are aware with कि this is impossible, this cannot be performed, and still you entered into this kind of an agreement, it cannot be called as a valid contract। आपने मुझे 20 लाख रुपए दे दिए और मेरे से एग्रीमेंट साइन करवाया कि विद इन अ वीक में 1 मून और 10 स्टार्स नीचे लेके आऊंगा, तो दिस इज फुल एग्रीमेंट। I mean this agreement cannot be called as a valid contract। On your screen, Anil agrees with Sunil to discover treasure by magic, the agreement is void due to impossibility। मैंने आपको बोला कि you give me ₹1 लाख और मैं जमीन में से एक सोने का घड़ा निकाल के लाऊंगा, तो दिन you paid me ₹1 लाख in expectation that you are going to get that सोने का घड़ा, then that means this particular agreement is impossible, it cannot be performed। तो such kind of an agreement is void। If you pay me ₹1 lakh and I don't perform my promise, you cannot take me to the court of law। And the lastly is what? Essentials of valid contract में last point क्या दिया है? When agreement is required to be in writing, under any law it must be in writing, and when both writing and registration are required by some act or law, the agreement must be both in writing as well as it should be registered। इसका मीनिंग क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं बोला गया है कि हर एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको कोई प्रॉमिस देता हूं और आप मुझे कोई प्रॉमिस देते हो, तो देन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ऑल दिस एसेंशियल एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो oral contract is a valid contract। However, in some of the cases it has been said that those contracts should be in writing, then in that case you cannot make an oral contract। In those cases you have to make a contract in writing। In some of the cases it has been said that कि सिर्फ writing ही sufficient नहीं है, वो agreement written भी होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड का मीनिंग क्या है? कुछ अथॉरिटी के सामने जाके आपको उस एग्रीमेंट को वहां पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू पे सर्टेन ड्यूटी एंड दैट एग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड। इफ यू डोंट डू दैट, देन कोर्ट विल से दैट कि हम आपको इस डिस्प्यूट में रेमेडी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, या फिर रिटर्न बनाने के बावजूद आपने इस एग्रीमेंट को रजिस्ट्री नहीं करवाई। तो आप पहले ये करवा के आइए, देन वी आर गोइंग टू एंटरटेन। हाउएवर, ये सभी केसेस में जरूरी नहीं है, सिर्फ उस केसेस में जरूरी है जिस केसेस में कोर्ट ने बोला गया है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को इन राइटिंग करना है और रजिस्टर्ड करना है। Otherwise, even oral contract is a valid contract। Now the question arises, ये काफी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे और अगर डिस्प्यूट होता है तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ रेमेडी इन द कोर्ट? दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम कि कोर्ट कैसा रेमेडी, वो कोर्ट का इंटेंशन है कि किस तरीके से वो रेमेडी बताएगा या रेमेडी आपको सोल्यूशन सॉल्व करके देगा। बट द थिंग इज कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो और अगर उसमें ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स बोले गए अगर वो वहां पे मौजूद है, तो क्या कोर्ट में आप जा सकते हो अगर डिस्प्यूट अराइज होता है? तो आंसर इज यस। देन कोर्ट विल आस्क, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल था, इन राइटिंग था। ओरल था तो फिर वो कोर्ट बोलेगा कि आप इसके एविडेंस लाके दो, किसके सामने आपने ये एग्रीमेंट एंटर्ड किया था, एंड ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ कोर्ट। बट वेदर ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में वी हैव रिफर टू सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, एंड दोज एसेंशियल एलिमेंट्स वेयर वी हैव रिफर दैट के कौन कौन से एलिमेंट एसेंशियल होने चाहिए। वहां पे फर्स्ट वी हैव सीन के देयर शुड बी प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही नहीं उठता है। देन देयर इज अ म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रही है
वो म्यूचुअली एंटर्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ म्यूचुअल कंसेंट. क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशन, पार्टीज entering into a contract should have an intention to create a legal relation. They should be aware that if they don't perform their part of the promise, other party is entitled to take them to the court of law. The consent should be free. There should not be free consent has been divided in two parts. First part is similarity of mind and second part is consent should be free. जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रही है उन्होंने बराबर टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना चाहिए. एंड सेकंड पार्ट इज अ फ्री कंसेंट. देयर शुड नॉट बी अ कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. अगर इफ एनी पार्टी अंडर एनी कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है तो वहां पे बोला जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है, एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट पार्टीज में तीन चीजें ली गई है कि पार्टी शुड बी मेजर, सेकेंड वन इज he should be of a sound mind, and third important point is he should not be disqualified by the court of law. Major, उसका एज 18 years and above होना चाहिए. साउंड माइंड, he should not be insane, पागल नहीं चाहिए. he should have a capacity to understand the terms of the contract, and third important point is he should not be disqualified by the court of law. If he is a person disqualified by the court of law, though he may be major, though he may be sound mind, still he cannot enter into a valid contract. Example, insolvent. Lawful consideration and lawful object. Consideration, that is an exchange of promise. जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होंगी और जो वो कंसिडरेशन प्रोमिसेस एक्सचेंज करेंगे, दोस प्रोमिसेस शुड बी लॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे वो पर्पस लॉफुल होना चाहिए. अगर वो पर्पस अनलॉफुल है, जैसे कि स्मगलिंग का एग्रीमेंट, थेफ्ट का एग्रीमेंट, मर्डर का एग्रीमेंट, तो ये सब एग्रीमेंट का पर्पस इज अनलॉफुल, तो ये एग्रीमेंट को आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हो. देन एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट विच हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि आप ऐसे एग्रीमेंट एंटर्ड मत करो, अगर फिर भी आप करते हो तो हम उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे. हम आपको ऐसे एग्रीमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करके दे सकते. जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि एनी एग्रीमेंट एंटर्ड विद अ माइनर इज वॉइड. दैट मीन्स इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज विद दैट माइनर, यू कैन नॉट टेक दैट माइनर टू द कोर्ट ऑफ लॉ. सर्टेनिटी में क्या बोला गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. कोई वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए. अगर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर टर्म्स एंड कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द ऑफरर एंड द ऑफरी, then that contract cannot be called as a valid contract. And last one is performance must not be impossible. That means इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए. अगर आप एग्रीमेंट में एंटर्ड हो रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने लायक है. अगर वहां पे इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट हो रही है और पार्टीज को पता है तो देन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इवन अगर इम्पॉसिबिलिटी है लेकिन पार्टीज को पता नहीं है, स्टिल दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यानी एग्जाम्पल के I am selling certain goods which are supposed to come from England by ship, और ship already sunk हो गया, डूब गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है, और जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ ऑब्वियसली उसको भी पता नहीं है. तो यहाँ पे मैं फिर भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग द गुड्स विच इज सपोज टू कम फ्रॉम इंग्लैंड विच इज ऑलरेडी संक, जो ऑलरेडी डूब गए. तो मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो still this particular agreement cannot be called as a valid contract. So these were some of the essential elements which you have to remember. तो यहाँ पे सेक्शन 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे के भी एक्ट के अंदर कोर्ट पहले सेक्शन 10 को रिफर करेगा, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त
you have followed or you have not followed. If you have not followed section 10, then court is not going to entertain those particular cases. I hope you have understood this. लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे यू कैन आस्क मी. ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन डिस्कस. ये तीनों सेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, you ask me and I will love to solve it. Bye everyone, stay safe.